देखिए आज की इस वीडियो में सेल डिवीजन के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन हम लोग बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। किस सेल के अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लास्ट डे ही बताया गया था। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते थे? तो वह सेल जो डेवलप नहीं होता, जिसके न्यूक्लियर मटेरियल, जिसके न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल सेल के अंदर ही फैले हुए रहते हैं, नॉन डेवलप सेल, उसे कहा जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन उससे जो थोड़ा एडवांस हुआ, उसके बाद जो म्यूटेशन के बाद जो अच्छा सा सेल बना था वो क्या था? आपका यूकैरियोटिक सेल, जो सिंगल सेल होगा, जो सिंगल सेल होगा, न्यूक्लियस जिसका डेवलप होगा, जिसका न्यूक्लियस डेवलप होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डेवलप होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, उस तरह के सेल को क्या कहा गया? यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका यूनिसेलुलर भी आ सकता है, मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेलुलर आ सकते हैं। तब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं। तो सेल डिवीजन आपका 3 टाइप का होता है, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। 3 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन को पढ़ने के पहले हम लोग को कुछ आइडिया चाहिए सेल के बारे में, सेल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें सेल क्या होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 7 में आपने पढ़ा था। सेल है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये सबसे न्यूक्लियस के बाद बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ये सारी चीज़ आपके अंदर, ठीक है, होंगी। ये सारी चीज़ें होती थी, ये सेल था आपका, आपने छोटे क्लास में पढ़ा था, यही से सेल आपने स्टार्ट किया था। तो कोई भी एक नॉर्मल सा सेल लेते हैं यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर सेल डिवीजन कितना टाइप में हो सकता है? 3 टाइप में हो सकता है। एक क्या होगा आपका? अमाइटोसिस, दूसरा होगा माइटोसिस, तीसरा होगा आपका मियोसिस। 3 तरह के सेल डिवीजन होते हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन को ध्यान लेके पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन के जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इस फाइबर यानी इसके अंदर जो धागा होता है, इस धागे को क्या कहते हैं बताइए? तो पिछले 2 क्लास से भी पढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? नहीं, वो दूसरा। न्यूक्लियस के अंदर जो ये धागा की तरह स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिड फाइबर। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। समझा पाए? यही क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है? सेट में टूटता है, फिर वो जाके क्या बनता है? आपका क्रोमोसोम। पढ़ाया गया था। तो इसके बारे में बात करें ह्यूमन के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा, कोई भी सेल, ये डेवलप्ड सेल है, ये क्या है मेरा? डेवलप्ड सेल है, एंड मैच्योर भी, ठीक है। क्या है? मैच्योर भी। ये आगे जाके सेल डिवीजन करेगा, आगे जाके क्या होगा? सेल डिवीजन करेगा, और एक सेल से कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सेल रहेगा, डॉटर सेल, दोनों डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, क्लियर है। अब देखिए एक सेल से कितना सेल में टूट गया? 2 सेल में। तो ये टूटना कहलाया सेल डिवीजन। क्या कहलाया? सेल डिवीजन। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद देखिएगा, ये क्या, कैसा सेल है? ये अभी भी डॉटर सेल कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? डॉटर सेल। अभी भी मैच्योर नहीं है, इसे अमैच्योर कहा जाता है, डॉटर सेल, क्लियर है। अब समय के साथ जैसे इसके अंदर क्या बहुत सारे फंक्शन होंगे, बहुत सारे फेजेस से गुजरेगा, और ये जिस तरह मान लो कि एक ह्यूमन है डेवलप, उसके बेबी हुए दोनों छोटे छोटे। अब क्या होगा? ये नेचर से पोषण लेगा, इसके अंदर ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद ये भी क्या हो जाएगा? एडल्ट हो जाएगा, हाँ, मैच्योर हो गया, ठीक है। फिर जाके सेल डिवीजन होगा, हाँ या ना? 2 सेल बना तो किसी एक को मान लीजिए, ये फिर इस जगह पे इस फेज में आ गया, फिर टूटेगा, फिर डॉटर सेल, फिर। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मान लेते हैं डॉटर सेल है। समय के साथ ये क्या हुआ? मैच्योर हो गया। मैच्योर हो गया, क्या बन गया? पेरेंट सेल। क्या बन गया? अब सेल के अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, फिर डॉटर सेल बनेगा, फिर डॉटर सेल। चलता रह रहा है कि नहीं? इसी को कहते हैं सेल साइकिल। क्या कहा जाता है? सेल साइकिल। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता सेल साइकिल है क्या। सेल डिवीजन रट के गए, सेल साइकिल है क्या एग्जाम में आया, फिर उस तरह के सवाल आए तो बता नहीं पाए, उन्हें आइडिया नहीं कि सेल साइकिल क्या है। साइकिल मतलब एक चीज़, एक कंप्लीट साइकिल, एक सर्कुलर पाथ, उसको वो घूम के उस जगह पे आ जाएगा। एक पाथ होगा, डिफिनेट पाथ, उस पाथ से घूम घूम के वापस उस पाथ में आ जाएंगे,
ठीक है, तो वही पाथ क्या होगा, सेल साइकिल। क्लियर है, डाउट है? ठीक है, ये सारे आपके स्केच समझाए जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सबसे पहले एक सेल टूट के, एक डॉटर सेल है मेरे पास, वो समय के साथ मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद वो पेरेंट सेल बनेगा, पेरेंट सेल होने के बाद वो टूटेगा डॉटर सेल में, फिर घूम फिर के वापस आ गया क्या आपका, घूम रहेगा, फिर वही मैच्योर होकर फिर आएगा, वही होते रहेगा, तो क्या हो गया आपका सेल साइकिल। क्लियर है? अब किसके क्या नाम है हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक समझा पाएँ कि सेल क्या है। सेल में 3 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, तीनों को बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, सेल साइकिल क्या है समझा पाएँ आपको, हाँ या ना? चलिए अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए जो समझा रहे हैं, हाँ ध्यान से। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक क्या था, डॉटर सेल। अब वो डॉटर सेल है तो क्या होगा, मैच्योर होना होगा उसको, उसके अंदर क्रोमोसोम सही से नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सारे और सेल ऑर्गेनील नहीं बने हुए, वो बनेगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैं सर्कल बनाता हूँ, दिख तो नहीं रहा सर्कल, सर्कल की तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ये। ठीक है, देख पा रहे हैं सर्कल, समझ आ रहा है आप लोगों को? आपने पाई चार्ट बनाया है कभी, या फिर देखिए आपने बिजनेस मीटिंग में देखा होगा, फिल्मों में, टीवी में इस तरह का सर्कल बनाते, इतना परसेंट क्या है ये सब। तो मान लीजिए यहाँ से मेरा लाइफ शुरू हो रहा है, इस जगह से मेरा क्या हो रहा है, लाइफ शुरू हो रहा है, और ये 100 का मार्जिन मान के चलिए, कितने का मार्जिन मान के चलिए, 100%। अगर 100% किसी का लाइफ है, 100% किसी का लाइफ है, तो इस जगह से ये सेल अभी डॉटर सेल, लीजिए अभी क्या सेल, डॉटर सेल। देखिए मैं डॉटर सेल के बारे में बता रहा हूँ, इस जगह तक वो मैच्योर होने में बिता देता है, यानी अपने लाइफ का 95% हिस्सा वो क्या करता है, खुद को मैच्योर होने में बिता देता है। समझा पा रहे हैं आपको? यानी डॉटर सेल से कौन सा सेल बनने में बिताता है, मैच्योर सेल। हाँ, मैच्योर सेल मतलब इमैच्योर से मैच्योर, यानी कहा गया डॉटर से पेरेंट सेल बनने तक अपने को डेवलप किया, ये डेवलपिंग फेज है, हाँ या ना? इसी को कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं इसे, इंटरफेज। समझा पाए या कहीं डाउट है आपका? तो इंटरफेस यहाँ पे है ना, मैं इसको आई नाम देता हूँ, तो आई यहाँ से लेके, क्लियर है, डाउट है, ऐसे मत समझिएगा, आई फेस, क्लियर है, डाउट है? तो इंटरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक, सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कौन सा है, डॉटर सेल, इंटरफेस। अच्छा ये वाला फेज, सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कौन है, इंटरफेस। ठीक है, 95% हिस्सा लेके बैठा हुआ है। और कहिए सर ये 5% का हिस्सा तब क्या है, इसी के अंदर वो डिवाइड होगा, एक सेल से कितना सेल में बनेगा, 2 सेल में कन्वर्ट होगा। डेवलपिंग फेज जैसे मान लेते छोटा से बड़ा होगा, ठीक है, तो बाकी का जो ये 5% हिस्सा, इसी हिस्से में वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा। क्या होगा, डिवीजन करेगा। तो इसे कहते हैं एम फेज। क्या कहते हैं, इसे कहेंगे माइटोटिक। देखिए मैं समझा रहा हूं, इसको क्या लिखने वाला हूं, एम फेज, यानी इसको कहते हैं माइटोटिक फेज। समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा माइटोसिस, मियोसिस, तो बच्चे लोग इसको माइटोसिस पढ़ लेते हैं। नहीं, माइटोसिस नहीं है ये। जिस समय आप डिवाइड हो रहे हो, जिस समय आपका सेल टूट रहा है, न्यूक्लियस टूट रहे हैं, सेल डिवाइड होकर अलग हो रहा है, वो कौन सा फेज है आपका, एम फेज। एम फेज 2 तरह के आप कह सकते हैं। एम फेज कितने तरह के होते हैं आपके, 2 तरह के कह सकते हैं, एक माइटोसिस और एक क्या होगा आपका, मियोसिस। क्या होगा आपका, माइटोसिस और मियोसिस। एम फेज कितने टाइप का होगा आपका, माइटोसिस और, समझा पाए आपको? तो एम फेज मतलब ये मत समझिएगा कि माइटोसिस के बारे में बात हो रहा है। एम फेज मतलब ये मत समझिएगा कि मियोसिस के बारे में हो रहा है। एम फेज मतलब डिवीजन वाला फेज है, वो माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। क्लियर है? 3 तरह के सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस और एक होता है अमाइटोसिस। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका होता है क्या, अमाइटोसिस। दूसरा क्या होता है, माइटोसिस।
तीसरा होता है आपका मियोसिस। क्लियर है? ये सेल डिवीजन वाले फेज है। क्योंकि सर आपने माइटोसिस लिख दिया है, मियोसिस लिखा, अब माइटोसिस तो लिखा ही नहीं। जाएंगे उसमें, जब जाएंगे तो आपको पूरी तरह समझाएंगे। अभी तो सेल साइकिल के बारे में समझा ले। क्लियर है आप लोगों का? हाँ या ना? तो बताइए सेल के साइकिल को मैं कितने हिस्सों में बांट सकता हूँ? सेल साइकिल को सर, सेल डिवीजन को नहीं। कौन कौन? इंटरफेस और एंड बस कंप्लीट। तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया? उतार लीजिएगा वीडियो से देख के उसमें, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ सेल साइकिल को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। सेल साइकिल को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक वो आई फेज, एम फेज। एम फेज कौन, माइटोसिस फेज है या मियोसिस फेज है? माइटोटिक फेज है। हाँ, माइटोटिक फेज है। माइटोटिक दो टाइप का हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है और क्या होता है, माइटोसिस भी हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक हो गया? ये इंटरफेज इतना हुआ। क्लियर है? हाँ या ना? यानी सेल अपना लाइफ का सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में बिताया? एडल्ट होने मतलब मैच्योर होने में। उसके बाद जैसे पेरेंट हुआ जिंदगी खत्म हो गई। हाँ या ना? उतना एंजॉय किया उसके बाद बस उसका लाइफ खत्म, मैरिज बेबी खत्म, लाइफ से जीरो। अब उन लोगों का लाइफ शुरू, इन लोगों का लाइफ खत्म हो गया। क्लियर है? हाँ या ना? तो इसे कहा जाता था ना, आई फेज इंटरफेज को पहले रेस्टिंग फेज कहा जाता था। जब कहा जाता है, क्या मैं बताता हूँ समझिएगा। इंटरफेज जब सेल, जब माइक्रोस्कोप उतना डेवलप नहीं थे, साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया समझिएगा, साइंटिस्ट ने, थोड़ा मैं इसको घुमा लेता हूँ। जब आपका क्या माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं है, सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं है, साइंस उतना डेवलप हुआ नहीं है, जब सेल देखा तो उन्होंने देखा सेल छोटे से बड़े होते हैं ये सब, तो उन्होंने सोचा इस समय जब छोटा से बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर तो ग्रोथ होगा, ये सब होगा बस। तो इसे रेस्टिंग फेज किया क्योंकि आराम से सेल है, रेस्ट कर रहा है और ग्रो कर रहा है, तो इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साइंस डेवलप हुआ, माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, तो देखा कि सबसे ज़्यादा काम तो इसी में होते हैं। आप ही इमेजिन करो ना, बड़े हो गए, आपका चेहरा बदलेगा नहीं, हाइट बढ़ेगा नहीं, सारे ऑर्गन डेवलप हो गए, अब कुछ काम है आपके अंदर नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कब हो रहा था? जब बेबी से हम लोग बढ़ रहे हैं। बेबी दुनियादारी चीज़ें सीख रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, ABCD सीख रहा है, एप्पल, बॉय, कैट, डॉग सीख रहा है। आप उसको टेबल याद करवा रहे हो, सारी चीज़ें सीख रही हैं, वो डेवलप है। उस समय वो क्या, उसी समय तो ग्रैबिंग हो रही है सारी चीज़ों की, सारा फंक्शन उसी समय हो रहा है। एक बार सीख लिया, आप क्या करना, आप तो सीख लिया सारी चीज़ें, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, सारी चीज़ें तो सीख रहे हैं आप। तो आपका इंटरफेज में सबसे पहले सोचा था रेस्टिंग फेज है, बाद में पता चला इंटरफेज रेस्टिंग फेज नहीं है, इसी के अंदर सारे काम होते हैं। क्लियर है? तो समय के साथ इंटरफेज को क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होने चाहिए, तो इसके भी पार्ट्स आ गए। इसके भी क्या आ गए, आपके पार्ट्स आ गए। ठीक है, देखते हैं इसमें अगर लिखा हुआ रहा तो ठीक समझा देंगे। देखिएगा, तो इसको तीन हिस्सों, इंटरफेस को तीन हिस्सों में बांटा गया। इंटरफेस को कितने हिस्सों में बांटा गया? G1 फेज। ठीक है, उसके बाद S फेज, फिर क्या हो गया? G2 तो मैं कह सकता हूँ इंटरफेस के तीन हिस्से हो गए, G1 G2 और ये डेवलपिंग फेज है। हाँ, यानी यहाँ से मैं इसको अगर इस तरह से शेडेड कर दूँ तो आप देखिए इंटरफेस को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 कौन कौन? G1 S G2। ठीक है, ठीक है। G1 फेज क्या है? G1 फेज के अंदर देखो, सेल जब सेल डिवीजन देखिएगा ना, तो सेल जब डिवाइड हो जाता है तो सेल के अंदर सिर्फ आपको क्रोमोसोम दिखे, आपके अंदर क्रोमेटिड फाइबर दिखेगा। मतलब सेल जब एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल में या 4 डॉटर सेल में टूटा तो आप देखिएगा सेल है, उसके पास क्या है, न्यूक्लियस है और उसके अंदर आपका क्या, क्रोमोसोम है, बस और कुछ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड है तो प्लास्टिड, ये सारी चीज़ें है ही नहीं, तो बनाता कौन है? बनेगा।
जैसे आपने सुना होगा छोटा सा बेबी होता है तो बोलते हैं ना उसका हड्डी बड़ी नरम होती है, उसके बच्चे डेवलप होगा, अभी ग्रो होगा, बॉडी के अंदर सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बन रही हैं, ठीक है। तो उसी तरह कौन सा फेज हो जाएगा आपका, G1 फेज। देखो G1 एस के पहले है ना, इसके लिए प्री एस फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्री एस फेज भी कहा जाता है। G1 फेज के अंदर होता क्या है, G1 फेज के अंदर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है, इसका साइज बढ़ता है। सेल का साइज तब बढ़ना किस फेज में स्टार्ट हो जाता है, G1 फेज में स्टार्ट हो जाता है। इसमें वो आरएनए सिंथेसाइज करता है। आपसे सवाल आएगा आरएनए सिंथेसाइज किस फेज में होता है, सेल का सेल साइकिल किस फेज में, तो क्या कहिएगा, G1 फेज में होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। इसके बाद आता है एस फेज। एस फेज में डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है। ये सवाल बड़ी आता है, बड़ी मात्रा में आपको सवाल इस तरह से अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाएगा कि किस फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट होता है, डीएनए डबल हो जाता है, एस फेज, ठीक है। तो एस फेज में आप क्या देखिए, डीएनए सिंथेसाइज होता है मदर डीएनए के टेम्पलेट से, ठीक है, और डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन किस फेज में सिंथेसाइज होगा, एस फेज में। तो आपका G1 फेज में क्या था, आरएनए सिंथेसाइज हुआ, ग्रोथ ऑफ द सेल हुआ। एस फेज में क्या हुआ, डीएनए डुप्लीकेट हुआ, क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ। और एस फेज में क्या हो रहा है आपका, डबल हो रहा है, हिस्टोन बनता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। एस फेज में क्या होता है, सेल का प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। और एक बात मैं बता दूं, कभी भी वो G1 से जैसे एस फेज में आता है ना, तो आने के पहले चेकिंग होता है कि वो G1 का फेज पूरी तरह कंप्लीट किया है या नहीं किया। उसके बाद वो किस फेज में आएगा, एस फेज में। क्लियर है, सर नहीं किया तो फिर से यहाँ पे रोक के वापस से साइकिल स्टार्ट हो गई, फिर से डबल चेकिंग होता है। मैं एक चेकिंग बता दिया आपको होता है। G2 फेज में जैसे जाता है, G2 फेज में जैसे आता है तो पूरा चेकिंग होता है कि G1 का काम सही से हुआ है कि नहीं, G2 का काम सही से हुआ है कि नहीं। अगर देखते हैं कि पूरी तरह से काम नहीं तो पूरा सिंथेसाइज होगा, तब जाके वो एम फेज में भेजेगा। यानी सबका फाइनल चेक पॉइंट कौन सा है आपका, G2। क्लियर है, अब समझा पाए। देखिए मैं इसकी कहानी को इस तरह समझाता हूँ। अब इसमें एक G0 फेज भी होता है, इसमें क्या होता है, एक G0 फेज भी होता है, समझाएंगे आपको। देखो मान के चलो यहाँ पे G0 फेज, मैं बना लेता हूँ क्या, एक G0 फेज। G0 फेज है क्या, अब मान लो किसी छोटे, देखो किसकी तमन्ना नहीं होती कि सर मैं पढ़ लिख के इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, या फिर अलग अलग किसी भी फील्ड में जाऊँ, सबका होता है मन। बचपन से खूब पढ़ाई लिखाई किया और एक जैसे आप 8 या 7 में जाते हैं तो दोस्तों का संगत मिलता है, आपको पता होगा। दोस्त अगर गलत मिल गए, फ्री फायर वाले, पबजी वाले, या फिर COC वाले, किसी भी फील्ड वाले मिल गए, तो दोस्त अगर गलत संगति में चल गया तो क्या होगा, अगर आप उसके संगत में पड़ गए तो क्या होगा, बर्बाद। फ्यूचर छोड़िए सर, 10 पास नहीं होता कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, 10 पास नहीं होता। तो ये कौन सा फेज है, G0। कोई भी सेल अगर G1 के बाद सीधा किस फेज में चल जाए, सेल डिवीजन नहीं होगा, लाइफ में उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए इसे कहते हैं क्विसेंट फेज या फिर G0 फेज। जो सेल इस फेज में चला आता है उसके अंदर सेल डिवीजन, यानी जिसने नहीं होता बीच में वैराग्य ले लिया, अब मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। क्लियर है, तो आपको ये सब समझाने के पर्पज से था, कोई और पर्पज मत सोचिएगा। आपको जस्ट इस तरह से किया गया था कि चीज़ें याद रहें। तो G0 भी एक फेज होता है, उस फेज में अगर कोई भी सेल चला जाए तो उसके अंदर डिवीजन नहीं होता है। अब मैं बता दूं डिवीजन नहीं होता, इसका एग्जांपल क्या है, नर्व सेल, हार्ट सेल, हार्ट मसल जो होता है ना, हार्ट मसल, उसके अंदर कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता। तो 2-3 तो दिल हो जाए। हाँ, जो भी सोचिए, नहीं होता। अक्सर टूट गया तो वापस जुड़ेगा नहीं, समझा पाए, तो समझा पाए यहाँ तक क्या था। सेल साइकिल टाइम क्या है, देखिए इसका रेंज अलग अलग है। आप इमेजिन कीजिए मदर के वॉर्म में जब बेबी जाता है तो उसको डेवलप होने में कितना समय लगे,
9 महीने का समय, या फिर जो भी बोलिए नियर अबाउट जो भी, या आगे पीछे जो भी होता रहेगा। तो उसको समय कितना लगा? 9 मंथ। और आप सोचिए आपका हाथ कट जाता है, इधर खेलते समय कट गया, आपने ध्यान दिया, 2 घंटा बाद जब खेल के हाथ धो रहे बोले तो आप सूख भी गए, सड़ भी गए। क्यों? सेल डिवीजन संक्शन हो गया यहाँ पे। और हमारे बॉडी में हर समय कहा जाता है आरबीसी बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है। तो सेल बनने का जो टाइम पीरियड है कुछ मिनट से लेकर कई सालों तक का है। समझा पाए? तो सेल साइकिल का टाइम पीरियड वैरी करता है, कुछ मिनट भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? सबसे ज़्यादा टाइम लेता है आपका इंटरफेज, याद रखिएगा। सबसे कम समय लेता है कौन? आपका फेज। चलिए समझा पाए यहाँ पर सेल साइकिल के थोड़े सिग्निफिकेंस। तो ये प्रिपरेटरी फेज है, आपके अंदर आपको पूरी तैयार करके भेजा जाएगा कि आप सेल डिवीजन कर पाओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिर्फ डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग पीरियड आप कह सकते हो। प्रिपरेशन करवा रहा है कि ये सब चीज़ें आगे आके लगेंगी आपके पास। जैसे चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट में चेक किया गया आपके पास आपके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि नहीं, सेंट्रियोल है कि नहीं, डीएनए कितना हुआ, आरएनए कितना प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें कहाँ से चेकिंग पॉइंट होती है यहाँ पे। तो ये प्रिपरेटरी फेज है। ये कौन सा फेज है आपका? प्रिपरेटरी फेज है। क्लियर है यहाँ तक? इसी को पहले रेस्टिंग फेज कहा जाता था, लेकिन अब इसे क्या कहा जाता है? मोस्ट एक्टिव फेज। समझा पाए? अगर सर्कल को 360 डिग्री होता है तो 320 से लेकर 340 डिग्री अकेला कौन लेके बैठा हुआ है? इंटरफेस। क्लियर है या डाउट है? इसके बाद आता है मेन एक्चुअल फंक्शन। देखो एक्चुअल फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके लिए जो पूरा प्रिपरेशन ये लेके आ रहा है, बिना इसके आप एमफेज नहीं कर सकते। क्लियर है? और यही चीज़ करता है कंट्रोल सेल साइकिल के फॉर्मेशन को ट्यूमर के लिए। अगर आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई सेल लगातार बढ़ता रहता है, ट्यूमर क्या होता है? किसी एक जगह पे आप देखते हैं कि मसल्स कुछ ज़्यादा फैल के बढ़ गए, तो वहाँ पे क्या अनकंट्रोलेबल आप कह सकते हैं क्या? सेल डिवीजन हो रहा है। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं? तो ट्यूमर क्या है? उसी का रिजल्ट है कि वहाँ पे सेल क्या हो रहा है? अनकंट्रोल तरीके से क्या हो रहा है? डिवीजन किए जा रहा है, डिवीजन किए जा रहा है। तो ट्यूमर नहीं होना किसके कारण होता है? आपका सेल साइकिल को फॉलो करता है। तो अगर ये रैंडम मैनर में होने लगे तो बढ़ते जाएगा, जहाँ तहाँ देखिएगा ट्यूमर निकल जाता है। क्लियर है? और अगर हद से ज़्यादा सेल डैमेज होने लगे उसे कहा जाता है अपोप्टोसिस। ठीक है? अब देखिए, तो इसी के कारण आपके बॉडी के अंदर सेल का बर्थ रेट और मोर्टेज नहीं कहता है कि मोरालिटी रेट दोनों मेंटेन रहता है, कितना सेल मरेगा कितना सेल बनेगा। क्लियर है? अगर अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन हो जाए तब हमने ब्लड कैंसर हो जाता है। आपने सुना होगा ब्लड कैंसर क्या है। आपकी बॉडी के अंदर अगर WBC की मात्रा बढ़ने लगे अचानक से तो क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर की बीमारी हो जाती है। ट्यूमर भी इसी कारण होता है। समझा पाए आपको? आप कहेंगे सर थोड़ा एम फेज में चलिए। एम फेज यानी डिवीजन फेज है। एम फेज मतलब आपको क्या लगता है एक ही बार में सेल डिवाइड होकर अलग हो गया? नहीं, तो समझाएंगे तो समझिएगा। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ अमाइटोसिस। क्या पढ़ाने वाला हूँ? 3 तरह का सेल डिवीजन था ना, मैं पहला वाला पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम क्या है? अमाइटोसिस। मैं इसको मिटा नहीं रहा, इसको इग्नोर कीजिए। जिस तरह पीटी क्लास में नहीं सर ऐसे ऐसे करवाते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन सुन रहे सर, हाथ खाली ध्यान दे रहे, बाकी सब इग्नोर। उसी तरह इग्नोर कीजिए, इधर खाली ध्यान दीजिएगा क्या जो पढ़ा रहे अभी, जो यहाँ पे लिखने वाले उसको ध्यान दीजिएगा। होता क्या, एक सेल हुआ डॉटर सेल, ठीक है, न्यूक्लियस था, मैंने इतना बड़ा करके दिखाया। समय हुआ, इसे क्या हुआ? मैच्योर हुआ। समय होने के साथ ये क्या हो गया? ठीक, न्यूक्लियस डेवलप हुआ, आया ना। अब वो क्या करता है, अपने आप किसी फोर्स के कारण, देखिए अपने आप किसी, देखिए न्यूक्लियस पतला हो चुका है, अब बीच से टूट के एक ही साथ क्या हुआ? 2 सेल बन गया। कोई प्रोसेस नहीं, कोई प्रोसीड्यूर नहीं, कोई तरीका नहीं, सीधा एक सेल से कितना सेल में कन्वर्ट हो गया? 2 या 2 से ज़्यादा कुछ भी हो जाए। इस तरह के सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है? अमाइटोसिस सेल डिवीजन। इस तरह के सेल डिवीजन को क्या कहा जाएगा आपका? तो अमाइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर कोई प्रोसेस है? कोई प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसे डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। तो किस सेल डिवीजन को डायरेक्ट सेल डिवीजन कहा जाएगा? डायरेक्ट क्यों? कोई तरीका ही नहीं आया, डिवाइड हुआ अलग हो गया। ये क्या है?
अमाइटोसिस, डायरेक्ट सेल डिवीजन, न कोर्ट न कचहरी न कुछ, सीधा स्पॉट पे फैसला कर दिया, 2 गोली काम खत्म। ये क्या था? डायरेक्टली फैसला। पुलिस वाले को लगा ये बहुत ही करप्ट व्यक्ति है, इसके साथ कुछ नहीं। फिल्मों में दिखता है, फिल्मों में क्या दिखता है कि पुलिस को बहुत गुस्सा आ गया, ये घर करप्ट आदमी है, गवर्नमेंट के पास जाएगा तो कानून से छोड़ देगा, 2 गोलियां काम खत्म, डायरेक्ट। ये क्या था? डायरेक्ट, बिना कोई प्रोसीजर, कोई तरीका ही नहीं इसके पास, कोई सिस्टम नहीं है। तो कौन सा तरीका हुआ ये? बिना स्पाइंडल फाइबर, बिना कोई प्रोसेस, बिना कुछ तरीके का। ये किसके अंदर होता है? हाँ, ये ईस्ट के अंदर होगा, बैक्टीरिया के अंदर होगा, अमीबा के अंदर होगा। क्लियर है? अमीबा, बैक्टीरिया, अमाइटोसिस, सेल डिवीजन। मैच द फॉलोइंग में, फिलिंग द ब्लैंक में इस तरह सवाल आते हैं। अमाइटोसिस इतना ही था। क्लियर है? क्या? हाँ, ब्रेड को फुलाता है। क्लियर हुआ अमाइटोसिस सेल डिवीजन? चलिए, अब इसको हो गया आपका बात। अब आते हैं 3 में, 1 मैंने कर दिया। अब है माइटोसिस, मियोसिस, ये दोनों के लिए भी आएगा। एम फेज क्या है? डिवीजन होगा। एम फेज में होता क्या है देखिएगा, प्रोसेस होता है। ये आपका देखिए सेल है, पहला डेवलप होगा, इंटरफेज हुआ, उसके बाद सेल के अंदर बहुत सारे तरीके होंगे, उसके बाद जाके न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक, उसके बाद जाके आपका सेल डिवाइड होगा। यह है तरीका, प्रोसेस। ये क्या आपका प्रोसेस? इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? एम फेज के अंदर आएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। माइटोसिस के बारे में बात हो रहा है। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। क्यों? यहाँ पे प्रोसेस है, आप डायरेक्टली फैसला नहीं कर सकते। अगर आपका कहते हैं ना कि आपके ऊपर कुछ हो गया है, कुछ भी चीज़ बन गई है, तो आपके ऊपर एक प्रोसेस है कि यहाँ से मतलब पुलिस के पास है तो वहाँ से कोर्ट से जाके छुड़ाना पड़ेगा। मतलब सर कोर्ट जाके फिर कागज पेपर का मैं यहीं पे साइन कर देता हूँ, फाइन वाइन देता हूँ, वहाँ पे जाकर कर लीजिए, नहीं, प्रोसेस है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। देखिएगा, इसको मैं मिटा दूँ। एम फेज, एम फेज को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एम फेज को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों। तो डिवीजन फेज कौन सा है? एम फेज। कितने हिस्सों में बटेगा? 2 हिस्सों में बटेगा। पहले वाले को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और सेकंड वाले को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। हाँ या ना? अब देखिए थोड़ी सी बातें मैं बता दूं, तब जाके साइटोकाइनेसिस समझ आएगा। आपने सुना है कि नहीं ये सब चीज़? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तब से तो यही पढ़ा रहे हैं, ये सब है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी होती है, ये सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल के अंदर से न्यूक्लियस हटा दो, न्यूक्लियस निकाल दो पूरा। अब सेल के अंदर क्या है? सेल है, सेल के अंदर लिक्विड है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ या ना? तो ओवरऑल को क्या कहेंगे? जस्ट न्यूक्लियस हटा दो। अब जो ओवर है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। समझा पा रहे हैं? सेल के अंदर न्यूक्लियस है और भी बहुत सारे मटेरियल है, तो सेल के अंदर से न्यूक्लियस हटा दीजिए आप। अब सेल के अंदर क्या दिख रहा है? विदाउट न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर विदाउट न्यूक्लियस जो भी है सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी? कलेक्टिवली सबको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाएंगे? हाँ, तो सब साइटोप्लाज्म अलग होगा, उसे कहेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब जब देखिए ये जो कैरियोकाइनेसिस आपको दिख रहा है ना, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन। क्या होता है? न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है। और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन। क्लियर है? यानी न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के बाद पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यानी सेल डिवाइड 2 बार होता है। पहला क्या होता है? न्यूक्लियस, सेकंड क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा एक ही बार में क्या ना? इतना आसान तो नहीं है। 4 फेज होते हैं। जिस तरह आप ABCD याद करना, A के बाद B, B के बाद C, फिर D, उसी तरह पे 4 फेज होते हैं। देखिएगा, पहला होता है प्रोफेज। पहला क्या होगा? प्रोफेज। मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, टेलोफेज। ठीक है, 4 फेज। पहले प्रोफेज और फिर मेटाफेज, फिर एना, फिर टेलो। क्लियर है? आपको ये सीरीज याद रहेगा किसके बाद कौन कौन रहता है? तो देखिए इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। पुराना एक चीज के लिए है, वो है प्रो। एम मतलब मेटा, ए मतलब एना, टी मतलब टेलो।
पुराना मैट। याद रखने का तरीका, सीरीज कैसे याद करना, बस सबको चारों याद आता है बट कौन आगे पीछे उसमें दिक्कत हो जाता है। तो पुराना के लिए सिर्फ प्रो फेज के लिए सिर्फ पुराना, बस बाकी सब अपने आप जगह ले लेगा। क्लियर है? तो चारों याद हो जाए। ये 4 तरीके से आप पहले चारों, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। कैसे होता है किसी फैक्ट्री में जब भी कुछ, जैसे मानते हैं लीजिए कोई कंटेनर, कोई बॉटल बन रहा है, तो बॉटल क्या होगा, एक जगह पे पिघला हुआ शीशा जाता है, वहाँ पे बॉटल बना, अलग वाले में चैम्बर में उसको ठंडा किया गया, अलग चैम्बर में वहाँ पे प्लास्टिक लगाई गई, अलग चैम्बर में गया उसको पॉलिश हुआ गया, पॉलिश हुआ फिर प्लास्टिक लगा, फिर एक जगह पे कैप लगा, फिर जाकर बॉटल तैयार, अलग अलग प्रोसेस है ना। क्लियर है? तो उसी तरह सेल डिवीजन के अंदर भी प्रोसेस है। सबसे पहले इंटरफेस पूरा होगा, ठीक, फिर एम फेज में जाएगा। एम फेज में सबसे पहले किसके अंदर जाएगा, कैरियोकाइनेसिस में जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, पहले प्रोफेज, फिर मेटा, फिर एनओ, फिर एना, फिर टेलो, सब निकला, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब किसके अंदर गया, वो सेल को डिवाइड किया, सेल अलग, कंप्लीट आया ना। तो एम फेज को भी 2 हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बांट रहा हूँ, ये हुआ कैरियोकाइनेसिस, ये हुआ साइटोकाइनेसिस। ये ओवरऑल को क्या कहेंगे, एम फेज। और कैरियोकाइनेसिस के भी कितने स्टेप हैं, 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 1 2 3 4। और ये आपका क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? ये ओवरऑल सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। क्लियर है? मियोसिस में यही होता है, लेकिन इस जगह पे आने के बाद साइटोकाइनेसिस में नहीं जाता। इस जगह पर डिवाइड हुआ ना, जो मिला उसमें फिर से एक बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा। मियोसिस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कितनी बार टूटता है, 2 बार टूटता है। यही चीज उसमें कैरियोकाइनेसिस 1 एंड कैरियोकाइनेसिस 2 होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ। जब मियोसिस में जाइएगा आप, हम तो देखिए मियोसिस में जाइएगा तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए प्रोफेज होने के बाद जो मिला, फिर एक बार न्यूक्लियस छोटा, फिर सामने की ओर है। ठीक है? तो इसमें न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड होता है, 2 बार। क्लियर हो गया? माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। ये जैसे सबका रफली स्केच था, अब आएंगे बुक में। क्लियर यहाँ तक? देखिए सेल डिवीजन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा बता दूं। ये आपका सेल है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये जो पतली पतली तारे जैसे स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियस, सेल। ठीक है? हम लोग इसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ न्यूक्लियस और सेल के ऊपर ध्यान देना है। तो ये नॉर्मल सा सेल है जो कि अभी मेच्योर हुआ है, जो भी क्या हुआ, मेच्योर हुआ। आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आप तालाब या पोखर में क्या देखते हो, आप तालाब और पोखर में देखते हो ना, पानी हरा हरा नजर आ रहा है, देखते हो? तो क्यों, उसके अंदर जो नीचे शैवाल है तो भरा हुआ, लेकिन समझ, आप हाथ डाल दो तो पूरा हरा हरा पानी नजर आता है। आप उसके अंदर कुछ केमिकल डाल दो तो जिससे भी जितनी भी गंदगी थी, अगर वो एक जगह बैठ जाता है, वो गंदगी क्या हो जाती है, एक जगह साइड हो जाता है, तो पूरा पानी साफ दिखता है। और वो गंदगी एक जगह पे मोटी करके दिखाई देती है गंदगी, हाँ या ना? वही कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो ये इतना धुंधला होता है कि समझ नहीं आता। सबको नजर आता है कि सेल के, मत हिलाइए, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो उसके अंदर कुछ कलरफुल पार्ट है, उसके अंदर कुछ कलरफुल पार्ट है, उसे क्रोमोसोम कहा गया। परंतु वो दिखता कैसा है, कैसा शेप है, कुछ समझ नहीं आता, बस सब धुंधला अच्छा टाइप पे दिखाई देता है। तो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये नॉर्मल मेच्योर सेल है। अब ये डिवीजन के लिए तैयार है, इसने इंटरफेस पूरा किया। तो सबसे पहला फेज में एंटर करता है। पहला वाला क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा। तो सबसे पहले किसमें आएगा, कौन सा फेज में आएगा बताओ? पुराना मैट याद कीजिए, पुराना मैट, प्रो फेज पहला फेज आ गया ना, हाँ, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। देखिए होता है क्या, मैं सिर्फ न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूँगा, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में दिखाऊंगा। देखिए होता क्या, ये है सेल मान लो, और ये सेल का न्यूक्लियस, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस। इधर वाले को इग्नोर कर दो, ठीक है, मैं मिटा ही देता हूँ, आप इग्नोर करने का। देखिएगा ये सेल है तो आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस।
इसके अंदर मैंने क्या देखा था, क्रोमैटिन फाइबर इस तरह से है तो जो भी वो सुलझने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, डीप होने लगता है, नजर आने लगता है, कुछ ज़्यादा विजिबल हो जाता है। कहेंगे सर वो कैसे होता है, तो कहेंगे प्रोफेज के अंदर ये जो आपका क्रोमैटिन फाइबर है ये डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी छोड़ने लगता है, बाहर निकालने लगता है। ठीक है, पानी में एकदम धुंधला सा था, हेजी टाइप पे था, तो पानी क्या करता है, निकालने लगता है। तो प्रोफेज में देखते हैं धुंधला होना स्टार्ट हो जाता है। ये हम लोग बात करते हैं अर्ली प्रोफेज, क्या कहते हैं, दो हिस्सों में बांटेंगे। अर्ली प्रोफेज मतलब जस्ट प्रोफेज शुरू ही हुआ है, अर्ली प्रोफेज। ठीक, तो इसमें क्या देखते हो, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। और देखिए मैं थोड़ा लेट प्रोफेज दिखा रहा हूँ। मैं क्या दिखा रहा हूँ, आप देखिए सारे फीचर्स यहीं पे आपके हो जाएंगे। फिर न्यूक्लियस है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर था, क्रोमोसोम बनने जा रहा है। तो मैं अर्ली था, ये मेरा क्या है, फाइनल स्टेज। हाँ, किसके, प्रोफेज का, यानी लेटर प्रोफेज। तो प्रोफेज के स्टार्टिंग में देखा ये क्या हो, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, कंडेंस हुआ नहीं है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ना, देखिएगा न्यूक्लियस के चारों तरफ मैं बता दूं, यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है। क्या होगा इस जगह पे, सेंट्रोमियर में बना के रख देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर है। ठीक है, इस तरह से दिखाता हूँ। ठीक है, वो इधर भागने लगता है ये, और ये तो, और जब फाइनल पहुंचेगा प्रोफेज में तो एक सेंट्रोमियर यहाँ पहुंच जाएगा, सेंट्रोजोम, सॉरी सेंट्रोजोम क्या होगा, इधर पहुंच जाएगा, एक सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल में स्टार्ट होता है। तो मैं कह सकता हूँ अर्ली प्रोफेज में सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल की तरफ, एक नॉर्थ ऊपर मान के चलो, एक नीचे, या फिर किसी किसी बुक में आपका यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा तो एक इधर जाएगा और एक इधर हो जाएगा, यानी ऑपोजिट खड़ा हो जाएगा। तो अर्ली प्रोफेज में जो सेंट्रोजोम है वो ऑपोजिट पोल की तरफ भागने लगता है। कहाँ भागने लगता है, ये ऊपर की ओर भागा तो ये नीचे, देखिए आ गया, आया ना, अर्ली में स्टार्ट था, ये चला आया। तो हमने अभी तक क्या देखा कि प्रोफेज में 2 प्रॉपर्टी समझा। पहला, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है, और दिखना स्टार्ट होगा, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम बोलना गलत होगा, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना शुरू हुआ। और सेंट्रोम में क्या हुआ, सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल की ओर भागा। ठीक है, और क्या होता है देखिएगा, तीसरा चीज, ये जो है ना, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहता है, मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन ना धुंधला होना शुरू करता है, नहीं गायब होना शुरू, डिसअपियर, स्टार्टिंग टू डिसअपियर, स्टार्टिंग टू, दिख रहा है आपको, हल्का हल्का धुंधला धुंधला हो रहा है। और जैसे ये फाइनल में पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपसे सवाल पूछेगा, ये न्यूक्लियस मिल गया इसके अंदर, आपसे सवाल पूछेगा प्रोफेज में होता क्या है, किस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं, तो क्या कहिएगा, प्रोफेज। अब फाइनल अर्ली पूछेगा नहीं, प्रोफेज का स्टार्टिंग और एंडिंग इसलिए मैंने बता दिया, स्टार्टिंग हुआ और एंड होने तक पूरा कंप्लीट हो गया। तो प्रोफेज में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल में भागा, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगे, गायब होने लगे, सेंट्रोजोम थोड़ा स्पाइरल होने लगा, थोड़ा क्या घूम रहा है, क्रोमोसोम थोड़ा क्या हो रहा है, क्रोमैटिन फाइबर थोड़ा घूम रहा है, उसके शेप जो आपको नहीं पता, ये एक लंबा सा वायर है, टूट टूट के टुकड़ों में आ रहा है। ठीक है, और वो स्पाइरल होने की कोशिश कर रहा है। आप इसको इस तरह समझिए, मैं समझा रहा हूँ, देखिए इसको समझिए। ये ऐसा था ना, ठीक है, स्पाइरल होना शुरू हो रहा है, स्पाइरल होना अभी तक सही से दिख नहीं रहा, इतना पतला अभी भी कि दिख नहीं रहा। सही है सर, इसके हिसाब से तो दिख रहा है। तो आप देखिए, जब आपको क्रोमोसोम पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ा था कि क्रोमोसोम मेटाफेज में अच्छा दिखता है। क्या क्रोमोसोम किस फेज में क्लियरली दिखता है, मेटाफेज। तो आप प्रोफेज मत लिखिएगा, प्रोफेज में भी अब लास्ट वाले फेज में दिखने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसको कंसिडर क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं है। क्लियर है? तब बताइए फाइनली हुआ क्या क्या। किसमें से सर, पहले मतलब डिहाइड्रेशन होने लगा, फिर सर वो जो साइड था, नाम नहीं याद है, स्पाइरलाइजेशन होने लगा, क्रोमैटिन फाइबर के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगा, सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल की ओर जाने लगा,
क्लियर है। टू क्रोमैटिड, अब देखिए होता है क्या ना, इसी फेज में बताता हूँ, इसी फेज में होता है ना कि दो क्रोमैटिड फाइबर इसी फेज में आ जाता है। स्पाइरल अभी तक हो ही रहा है, लेकिन इसी तो ध्यान से देखो सब जुड़ गया ना। कहाँ जुड़ता था याद है, मैंने बताया था सेंट्रोमियर पे दो क्रोमोसोम जुड़ते हैं, ओवरलैप करते हैं, मैंने बताया था ना। तो ये ओवरलैप किस फेज में हो गया, प्रोफेज में। अब देखिए प्रोफेज में मैं सारे पॉइंट बताता हूँ होता क्या। पहला बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत ही वाइटल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड टू डिसअपियर। दूसरा, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल, एंड तक पहुँच जाएगा। क्रोमैटिन फाइबर शॉर्टेंड, सब चीज़ें छोटी छोटी हो जाती है। क्रोमैटिन फाइबर में क्या होता है, स्पाइरलाइजेशन होने लगता है, घूमने लगता है। अब पांचवा क्या कहेंगे, क्रोमैटिन फाइबर दो क्या होता है, सेंट्रोमियर में आके जुड़ जाता है। क्लियर है। तो 5 या 6 सारे पॉइंट हो गया। याद रखिएगा प्लांट के अंदर ना सेंट्रोसोम होता नहीं है, प्लांट के अंदर होता नहीं है, वहाँ पे थोड़े अलग तरीके होते हैं। इस जगह तक क्लियर है या डाउट है? ये कौन सा फेज था, प्रोफेज। अब आता है दूसरा फेज, उसका नाम क्या बताइए तो, प्रोफेज हो गया। अब आते हैं टेलो, टेल याद रखिए ना सर, टेल याद रखिए अपने आप हो जाएगा। दूसरा मेटाफेज, दूसरा मेटाफेज हुआ क्या देखिएगा, ये सेल, ठीक तो। अब देखिए ये ऑपोजिट पोल में कौन पहुंचा था, सेंट्रोसोम। अब मैं आपको एक कह सकते हैं कि मैं अलग तरीके से कुछ समझाने वाला, तो समझिएगा। इमेजिन करो कि दो हथियार हैं, छोटे छोटे हथियार, ठीक है, इतने से, ठीक है। दोनों को सटा के रखा गया, दोनों को कैसे रखा गया, और दोनों के साथ ना, आपने कभी स्पाइडर का वेब देखा है, यानी कहा कि मकड़ी का जाला देखा है, वहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत ही पतला सा है, बहुत ही पतला, रेशम के धागे की तरह। तो इसके अंदर रेशम के धागे की तरह पतला पतला क्या है, सब चीज़ें जुड़ा हुआ था। ये दोनों क्या है, जुड़ा हुआ था, फ्लेक्सिबल जुड़ा हुआ था। तो जब दूर करेंगे तो दोनों दूर है, लेकिन बीच में क्या है जो दोनों को जोड़ के रखा है, जाल है ना। तो देखिए दूर हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या है, पतला पतला क्या है, और जाल एक दूसरे को क्या करके रखा हुआ है, हाँ या ना, क्लियर है आपको, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्पाइंडल फाइबर। हाँ, स्पाइंडल फाइबर बनाता कौन है, सेंट्रोसोम। तो मैंने इस तरह का आपके बुक में हो सकता है कि आपके बुक में हो सकता है, मैंने अप एंड डाउन रखा, आपके बुक में हो सकता है लेफ्ट और साइड। आपके देखिए आपके बुक में लेफ्ट और राइट में दिख रहा है, कोई बात नहीं वैसा। तो स्पाइंडल फाइबर बनाता कौन है, सेंट्रोसोम। समझ आइए धागा क्या है, क्लियर हो गया। अब देखिए होगा क्या, अब सेंट्रोसोम बन गया। अब इस फेज में जो ये कंडेंस होने वाला था, ये कंडेंस हो गया, ये क्या हो गया है। अब देखिए ये जो ऐसा था ना, आपका स्पाइरलाइजेशन हो रहा था ना, ऐसा हो रहा था, तो देखेंगे ये स्पाइरल हो गया है, ऐसे जुड़ गया, और ये जो था ना ऐसा करके, ये वाला ऐसे जुड़ गया, ये वाला ऐसे जुड़ गया, और ये वाला क्रोमोसोम बन गया। तो क्रोमोसोम किस फेज में दिखता है, अब क्रोमोसोम है कहाँ, आप समझिएगा। आपका ये सेंट्रोसोम जो बीच साइड में आ गया था, जनरली इसीलिए आ गया था कि चार इस जगह तो न्यूक्लियस तो गायब हो जाएगा, ये सभी चीज़ को बाहर फैलने ना दे, इसलिए आ गया था। और इस तरह से इसके अंदर जाले हैं, है तो। अब जितने भी क्रोमोसोम निकले हैं सब इसके अंदर फंस जाएगा ना। अब देखिए आपके पास मकड़ी का जला भरा हुआ, पानी का जो नहीं होता है, शेविंग कराने जाता हो या फिर बाल कटाने जाता हो तो फोम नहीं होता, स्प्रे होता है, स्प्रे की जगह तो पानी की बूंदें तो चिपक जाती है। तो इसमें देखिए जितने भी क्रोमोसोम है ना, सब आके इस जगह पे चिपक जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अब पोलर रीजन क्वार्टर में देखिए कैसे क्या, मिडिल में इक्वेटर अरेंज हो जाएगा, कैसे अरेंज हो जाएगा, स्टार्टेड टू अरेंज, स्टार्टेड टू, जितने भी क्रोमोसोम में मान लीजिए कोई क्रोमोसोम यहाँ पे है, तो लुढ़कते 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 इस जगह पे आएगा और ऐसे करके अरेंज। क्लियर है, समझा पाए, हाँ या ना। तो ये क्रोमोसोम आपने देखा, क्रोमोसोम है। अच्छा इसे क्या कहते थे आप, थोड़े पहले इसे क्या कहते थे, क्रोमैटिन फाइबर, क्या कहते थे, टिन फाइबर। अब इसे क्या कहिए, तो पूरा ओवरऑल क्रोमोसोम है, ओवरऑल क्या है, क्रोमोसोम है। मान लेता हूँ इसका नाम था ए, इसका नाम था क्या, मैंने बताया था ना इस तरह से ओवरलैप करता है, पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने। तो देखिए जुड़ गया, तो ये ए इधर हो गया और ये इधर भी, इधर भी, की जगह पे सेंट्रोमियर भी जुड़ गया, हाँ या ना।
अब ध्यान से देखिएगा इसे क्या कहते हैं। इसमें देखो इसका चेहरा इधर है तो इसका चेहरा इधर, ऐसा ना क्रोमोसोम है, हाँ या ना। इसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है? सिस्टर क्रोमैटिड या सिस्टर क्रोमैटिन भी कहा जाता है। क्लियर है या डाउट है? सिस्टर क्रोमैटिड इक्वेटोरियल प्लेट पे आके सज गया। एक इमेजिनरी लाइन में दिखा दूं इक्वेटर के लिए, इक्वेटोरियल प्लेन पे आके क्या हुआ, सज गया। तो मेटाफेज में हुआ क्या, क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, क्लियरली विजिबल है, स्पाइंडल फाइबर दिख रहा है, ठीक, और सब इक्वेटोरियल प्लेन में क्या हो गए, अरेंज हो गए, हाँ या ना। क्लियर है? अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ना, इसके दोनों का चेहरा ऑपोजिट, दो बहनों में कभी बनता नहीं है। देखिए इसका चेहरा इधर तो इसका चेहरा उधर। एक क्या कहना है कि फुटबॉल देखना है, एक क्या कहना है क्या क्रिकेट देखना है। दोनों बहनें, दो बहनों में कहीं पटता नहीं है सर, दोनों का चेहरा अलग। क्लियर है? कौन सा स्टेज था ये, कौन सा स्टेज था ये, मेटाफेज। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है। मेटाफेज हो गया, एनाफेज में आइएगा। तीसरा एनाफेज, सेल, ये क्या था मेरा। अच्छा और एक मैं बता दूं, एस्ट्रल रे, यहाँ पे ये जो सेंट्रोसोम है ना चमकता है, ये कैसा दिखता है, हल्का सा चमकता है, तो उस रे को कहते हैं एस्ट्रल रे कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रल रे कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो एस्टर आपको कब नजर आता है सर, जब ऑपोजिट पे चला गया था प्रोफेज में, तभी आपका एस्ट्रल रे दिख रहा था। क्लियर है? चमकता है हल्का हल्का स्टार की तरह। अब देखिए एनाफेज में हुआ क्या, ये इधर था, ये इधर था, हाँ या ना, धागे से बंधे हुए थे। मैं थोड़ा फिर धागा दिखा दूं, यहाँ पे देखिएगा, सब इस तरह था ना। अभी देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब ये जो पोल है ना, ये जो इस तरह से है, मान लीजिए ये ऐसा ना मैंने बनाया, देखिए तो ऐसा है ना, ये ए, ये बी और ये, क्योंकि इस तरह से क्रॉस होकर लगा था, यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना फाइबर तो, हाँ या ना, स्पाइनल फाइबर आके इस जगह पे जुड़ता है। इस जगह मैंने बताया था ना, एक हुक टाइप के स्ट्रेचर, उसे कहता है क्या, काइनेटोकोर। जिस तरह एल हुक कैसे बना होता है, घर में पंखे लगाने के लिए हुक लगे होते हैं इस तरह गोल, कि छत आप सीलिंग में पंखा डाल के आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो उसी तरह मान लीजिए हुक इस तरह से, इसमें क्या होता है, आके धागा फंस जाता है। क्लियर है? एस्ट्रल रे कैसे चिपका हुआ है, कहाँ पे चिपकता है, काइनेटोकोर। कहाँ पे चिपकेगा, काइनेटोकोर में। अब जैसे ही आपका मेटाफेज हो गया, बोले अच्छा अब हम दिखाते हम क्या करते हैं। दो बहनें एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रही थी, ये नीचे तो ये झटका से ऊपर वाला, झटका से नीचे वाला, दोनों ऐसे खींच देते हैं। कैसे खींचते हैं, ये ऊपर की तरफ, ये तो होगा क्या, देखिए इमेजिन कीजिए अगर आपके पास, आप इस तरह से हो ना, रुमाल रखे हुए हो इस तरह, इधर काइनेटोकोर में चिपका हुआ है, मैं अच्छा झटके से खींच दूँ तो इसका चेहरा किधर आ जाता है। देखिए पहले ऐसा था, झटके से खींचूंगा तो क्या होगा, देखिए ऐसा। मैं सिर्फ एक साइड का चेहरा दिखा रहा हूँ, इधर सिस्टर क्रोमैटिड का चेहरा इधर है, काइनेटोकोर में मेरा यहाँ पे उंगली फंसा हुआ, मैंने फंसा दिया। ठीक है, इस तरह मैं इसे अगर झटके से खींच दूँ तो क्या होगा, इसका चेहरा किधर हो गया, इधर हो गया। जैसे इसको खींचा गया नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है, तो देखिएगा ऐसा हो जाएगा। इसका चेहरा क्या था, इसके चेहरा नीचे, इस तरह चेहरा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। दोनों सिस्टर क्रोमैटिड का चेहरा एक दूसरे के सामने होगा। देखते ना बहनों में जब शादी हो जाता है, तब ये जाने लगा कहीं और, तो दोनों मिल के रोती हैं, तभी एक चेहरा से दोनों एक दूसरे चेहरा देखती हैं। तो आपका कहा जाएगा ऑपोजिट फेस कब होता है, मेटाफेज, और दोनों का फेस सेम साइड के, एक दूसरे का फेस कब होगा, एनाफेज में। और ये ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होकर चले गई, हाँ या ना। क्लियर है, डाउट देख लीजिए। अब इस जगह पे क्या होगा, इसी जगह पे सेंट्रोसोम अपने आप को डबल कर लेता है।
अब आगे क्या करेंगे, टेलोफेज। अब कहाँ जाएंगे, टेलोफेज। मेटाफेज एनाफेज हो गया, अब टेलोफेज में चलते हैं। देखिएगा अब ये जो इस जगह पे सारे क्रोमोसोम क्या हो गए, पहुंच गए। अच्छा इसके अंदर ध्यान से देखो, मैंने बताया था ना इस तरह करके ए बी था ना, खींच के आपने इसमें तोड़ दिया, तो ऊपर में कौन चला गया, इधर आधा ए आधा इधर भी क्या है, हाँ या ना। सबके बीच में मैं जॉइंट इसलिए दिखा रहा हूँ। तो ऑपोजिट पोल की तरफ कब पहुंच जाता है आपका क्रोमैटिन, सिस्टर क्रोमैटिड एनाफेज। टेलोफेज में किस में पहुंचा, ऑपोजिट में पहुंचा का, वो तो खींचना स्टार्ट किया, इसे पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोजोम अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा, क्या करेगा, डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोफेज के सारे काम उल्टे होंगे। प्रोफेज में क्या होता है, धीरे धीरे गायब हो रहा था ना, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे देखिए आ गया धीरे धीरे। अच्छा 2 हो गया सर, ठीक, और जब धीरे धीरे डिसअपेयर हुआ तो धीरे धीरे आएगा। तो जब लेटर फेज में जाएंगे तो क्या देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 हो गया, क्लियर हो गया, हाँ या ना, आ गया। तो अब ये धीरे धीरे हो जाएगा क्लियर। अब ये था आपका माइटोसिस। अगर मियोसिस कहते हैं तो एक बार फिर यहाँ पे प्रोफेज लगाइए, फिर एनाफेज लगाइए। अब ये लेफ्ट और राइट जाएगा, मैं बता देता हूँ। अगर आप मियोसिस करते हैं तो ये पहला माइटोसिस हुआ। एक बार फिर मैसेज, ये माइटोसिस 1 होगा, माइटोसिस 2 इस तरह समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपका ऐसा है ना, आधा आधा टूटा हुआ है। अब ये से 2 हुआ है ना, एक इधर आ जाएगा और एक इधर, ऐसा था, एक इधर आएगा और एक इधर, ऐसे जोड़ दिए स्पाइनल फाइबर से, ठीक है। और ये क्या होगा, ऑपोजिट पोल में एक इधर चलाएगा और एक इधर चलाएगा। अब तब देखेंगे यहाँ पे एक सेंट्रोमियर इधर है, सेंट्रोसोम इधर है, कुछ क्रोमोसोम इधर, कुछ क्रोमोसोम, और ये बन के एक इधर। कितना न्यूक्लियस बनेगा इसमें, 4। अब इमेजिन कीजिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। इसमें क्या था, इधर ए था, इधर बी था, इधर ए था, इधर, ठीक है। अब देखिए क्या था, उसमें क्रोमोसोम जुड़ रहा था ना, यहाँ पे क्रोमोसोम खुलेगा, ठीक है। समझ लीजिए इस चीज को, ए बी वाली चीज को समझिएगा, और आगे जाके मियोसिस समझ नहीं आएगा। न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब देखिएगा क्या, अब समय के साथ कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या था, साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा देखिएगा, ये साइटोप्लाज्म है तो सेल, इसके अंदर थोड़ा सेंट्रीपेटल फ्यूरो बनेगा, यानी अंदर की ओर ऐसे देखो, ऐसे बीच में दबने लगेगा, फिर समय के साथ और थोड़ा होगा, ठीक, और समय के साथ ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर समय के बाद ये इधर चल जाएगा, इधर चलेगा। एक सेल से कितना सेल में बन गया, 2। ये था कि आपका माइटोसिस सेल डिवीजन। अभी देखिए, अभी कंप्लीट नहीं तो समझिएगा, यहाँ कुछ अच्छी चीज समझने के लिए। अब जब हो गया ना, मैं इसको ध्यान दिखाता हूँ, समझिएगा। सेंट्रोसोम कितना इसके पास, 2 है, स्टार्टिंग में भी 2 था ना, 2 आ गया। अब देखिए कि इसके पास क्या, ए और बी इसका न्यूक्लियस है ना मेरा, अब देखिए इसके पास ए बी था ना, सब बी से खुल जाएगा, सब बी से क्या होगा, खुल जाएगा। अच्छा देखो, मैंने 6 दिखाया, तो देखो मैंने पूरा सेल में 6 दिखाया, तो क्रोमोसोम यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, हाँ या ना, नहीं 12 मैंने दिखाया था, तो 12 ने आपस में ओवरलैप किए क्रोमोसोम। देखिए इसके पास ए बी करके है। अब ये बी से खुल जाएगा, बी से क्या होगा, ये ए बी था ना, ऐसा ए बी ऐसा था, 1 2 3 4 5 6 था आपका, सबके बी से खोल देते हैं। सबके बी से क्या होता है, जो जुड़ा हुआ था सेंटर में से क्या होगा, यानी ऊपर वाला ए, नीचे वाला ए। समझिएगा मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इमेजिन कीजिएगा, सेल हो गया, पहला फेज क्या था, इंटरफेज का। अब इंटरफेज में जाएगा ना सीधा, इंटरफेज का पहला फेज में क्या था, आरएनए सिंथेसाइज हुआ।
दूसरा फेज में क्या था, डीएनए क्रोमोसोम। ये अपने आप, ये इसका लेंथ क्या था, ये तो पूरा लेंथ इतना था, जैसे मान लीजिए पूरा लेंथ एक का इतना बड़ा था, ये बी इतना था, यही तो। आप इसको 20 से काट लिए और ए भी कर दिए, और बाद में जब उस आप क्या गए इंटरफेज में गए तो खोल दिए इसको, ये तो आधा हो गया ना। तो आपको पता ना एस फेज में क्या था, अपने आपको डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट यानी इसका लेंथ इतना है तो इसका लेंथ और बढ़ जाएगा, ये पी, फिर जाके फिर डबल होगा। यानी कहने का मतलब आपके पास 10 कोई भी नोट है, नकली नोट नहीं होता है, असली नोट तो बोल नहीं सकते, नकली नोट बच्चों को नहीं दिया जाता है। 10 नकली नोट दे दिए, आप कहेंगे आधा आधा बांटने के लिए 20 से फाड़ दिया। अब मान लो ये 2 हिस्सों में बराबर से फाड़ दिए 20 से, इसका आधा हिस्सा भी डेवलप हो गया, इसका भी आधा हिस्सा डेवलप हो गया। तो ध्यान से देखिए 10 नोट कितने नोट हो गए, 20 नोट। नंबर चेंज हुआ क्या, इसको भी 10 है, इसके पास भी, ये से अपने आपको डबल कर लेगा, ये भी अपने आपको कर लेगा डबल, यानी इसके पास भी पूरा 10 आ गया, इसके पास भी पूरा 10। इसीलिए ये माइटोसिस सेल डिवीजन है, इसीलिए इसे कहते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सेम रहता है। कि डॉटर के अंदर जिस तरह देखो, पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम अगर 46 है तो 2 सेल बनता है, तो इसके पास भी 46, क्योंकि 23 आधा था, 23 आधा तो अपने को डबल कर लिया, तो क्योंकि इसके पास ए भी था ना, खुल के यार 23 आधा था ना, 23 किया, तो 23 में क्या है, आधा ए आधा बी, आधा ए आधा बी, आधा ए आधा बी, सब खुल के वापस 46 हो गया। इसीलिए आपको इसको क्या कहता है, इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्या कहा जाएगा, इक्वेशनल सेल डिवीजन। अब इमेजिन करो मियोसिस में जाते हैं, किसके अंदर जाते हैं, तो मैंने क्या कहा था, इस जगह पे क्या होगा, समझिएगा जो समझाने वाले हैं। इसके अंदर जितना भी क्रोमोसोम आया ऊपर गया, ए बी सब में है ना, ए बी था ना। अब ये ऑपोजिट पोल के भागा इस तरह से, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये जब बी से टूटेगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, बी से टूटता है, तो बी से टूटेगा तो इसके पास खाली ए बचेगा, इधर वाले के पास क्या बचा, सिर्फ मान लीजिए ए, और इसके पास खाली क्या बचेगा, ये बड़ा भी कर लेगा तो बी ही ना मिलेगा, इसके बाद 2 तो नहीं मिलेगा इसमें। तो मैंने क्या देखा कि इसके अंदर अगर मदर के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो इससे कितना बनता है, 4 बनता है ना, 23 23 23 23, क्योंकि ये डबल करके 46 करता है, लेकिन ये आधा हो गया, आधा ए इधर चला गया, आधा ए 23 इसीलिए इसे कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो किस सेल डिवीजन को रिडक्शनल कहा जाता है, मियोसिस, और किसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है, माइटोसिस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के अंदर जितना होता है डॉटर के अंदर भी क्लियर है। तो मियोसिस के अंदर कितनी बार सेल डिवीजन होगा, 2 बार। माइटोसिस के अंदर कितनी बार सेल डिवीजन होगा, 1 बार, ए बी करके। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि नहीं, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। प्रोफेज बता दिया गया है, 2 क्रोमैटिड होता है, मेटाफेज, इक्वेटोरियल, एनाफेज, टेलोफेज, अनकॉइल, प्लांट हो गया। प्लांट का सेल डिवीजन थोड़ा सा बाकी है। प्लांट के पास जैसे इसमें क्या था, बाहर से अंदर की ओर आता है ना, इसमें सेल डिवीजन क्या होता है, बाहर से क्या होता है, अंदर की ओर आता है, उसमें क्या होता है, अंदर से बाहर जाता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप पे। देखिए इसमें सेंट्रीपिटल था ना, अंदर की ओर आ रहा था, लेकिन मान लीजिए ये आपका 2 न्यूक्लियस हो गया, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, मिडिल में एक उभरेगा और ऑपोजिट साइड जाना स्टार्ट कर देगा, और एक बार में क्या होगा, जब ये पूरा पहुंचेगा अलग हो जाएगा। इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। और हमारे अंदर क्या था, हमारे अंदर सेंट्रोजोम था जो डिवाइड करता था। इसके अंदर क्या होगा, गोल्गी बॉडी का एक हिस्सा होता है, उसे कहता है डिक्टोजोम कहते हैं, उसके कारण इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। प्लांट और एनिमल के अंदर यही था आपका। सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और इसके अंदर देखिएगा मियोसिस और होमोलोगस क्रोमोसोम, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है।